नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब विद आनंद। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और जो अभी अन्य एग्ज़ाम जो हाल ही फ़िलहाल में पाइपलाइन में लगे हुए हैं कि ये एग्ज़ाम होने हैं, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है वो निकल के आती है ये जो जीएस सेक्शन होता है, ये सबका वीक होता है। तो अभी हम लोगों के हाल ही फ़िलहाल में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हुए हैं जिसके आंसर की आ चुकी है। उसमें 36 पेपर हैं, तो हम लोग उन 36 पेपरों की जो जीएस है और जो इंग्लिश सेक्शन है उसका समावेश एक वीडियो में लाएंगे और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करी जाएगी ताकि आप इसको ओवरव्यू करके देख पाएँ। और इस वीडियो को जब आप एक बार देख लें, दोबारा देखें और दोबारा देखने के बाद आप अपनी एक पीडीएफ निकाल के इसको 2 दिन बाद देखें, तो आपको ये मतलब एक तरह से रटना नहीं होता। रटना तो होगा तो वो आप रट ही नहीं पाओगे, इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, 800-900 के करीब बनेंगे 36 पेपर में। आप बस देखें तो आपके पेपर में जब एमटीएस का दोगे, जीडी का दोगे, तो उसमें आपके ये फंस जाएगा, तो आप तुरंत देख के कर पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब जैसे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ता में सक्रिय रूप से काम किया। अब हमसे पूछ दिया गया है UNFCCC है क्या, तो अब इसके विषय में पता होना चाहिए। तो इसका जैसे होता है, अब हमें यूएन से पता चल गया यूनाइटेड नेशन। अब ये एफ से हमें प्रॉब्लम होगी, जैसे फेलोशिप दिया है, फ्रेमवर्क दिया है, फेलोशिप फ्रेमवर्क, तो अब इन दोनों में हमें डिवाइड करना है। तो हम लोगों को पता है फेलोशिप कुछ नहीं, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। अभी इन दोनों में से कौन हो सकता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ से एक में दिया हुआ है सेंट्रल क्लाइमेट चेंज और एक में दिया हुआ है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कन्वेंशन होगा, सेंट्रल क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं सकता। कन्वेंशन हम लोग करेंगे किसी क्लाइमेट चेंज पे तब होगा। तो यही हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हम लोगों को ये याद रहेगा, इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। UNFCCC। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जो फाल्गुन माह में मतलब मार्च में बनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो हमको ये सब इतना नहीं पढ़ना, हमको ये याद रखना है सिग्मो त्यौहार कहाँ का है। सिग्मो त्यौहार हम लोगों को पता है सिग्मा, ये थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड लग रहा है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। गोवा में, ताकि बहुत विदेशी आते हैं, तो सिग्मा कहाँ का वर्ड है? अंग्रेजी वर्ड है। ये हमको लग कहाँ से रहा है? गोवा का। तो ठीक है, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, सिग्मो गोवा का त्यौहार है। हम लोग आगे बात करते हैं, निम्न में कौन सी नदी कुल्लू पहाड़ियों के बीच? रोहतांग दर्रा। रोहतांग ये कहाँ पे? हमको पता है हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही बारालाचा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग बारालाचा कहाँ पे? एक तो हम लोगों ने ये याद कर लिया दर्रे, तो 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश के पता चल गए। बारालाचा से चिनाब निकलती है, रोहतांग रा है, तो रा से रावी, बारालाचा से चा लास्ट में आ रहा है तो चिनाब। ये 2 हमें क्वेश्चन तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे करंट अफेयर आ सकता है तो इसलिए हम लोग ओवरव्यू से देख लेंगे जल्दी जल्दी। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम में, जो बीच गेम्स प्रोग्राम है, हमें पता है बीच मतलब क्या होता है, जहाँ पानी समुद्र का किनारा होता है, लेकिन हम लोग बीच में किसको डाला? एथलेटिक्स को। हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो बीच में किसको डाला? बास्केट एथलेटिक्स, कोस्टर रोलिंग एथलेटिक्स को डाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाने वाला उर्वरक में पाया जाने वाला एक पादप पोषक पदार्थ है, जो मूलभूत पादप पोषक पदार्थ है उसको, जैसे मरकरी, सोडियम, आर्सेनिक। लेकिन हम लोगों को याद करेंगे, हम लोगों को जो पावर देगा वही मूलभूत पदार्थ होगा ना। पी से क्या होता है? पोटेंशियल, और पी से क्या होता है? पोटेशियम। तो मूलभूत पदार्थ जो हो गया, जो हम लोगों को पोषक तत्व देगा, वो पोटेशियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित, देखो ड्राइवर रहित, देखो अपने दिल्ली में नहीं चल सकती, इतना ट्रैफिक होता है। यूपी में तो बिल्कुल नहीं चल सकती, मेनली कानपुर में नहीं चल सकती। अब ड्राइवरलेस कहाँ चल सकती? जो अच्छे शहर हों, जो अच्छी सिटी जहाँ हो, जहाँ अच्छे अच्छे राज्य हों। अब जैसे बेंगलुरु की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु एक अच्छी जगह मानी जाती है, ये हब है टेक्निकलिटी का, आईटी का। तो यहाँ पे जब हब है तो यहाँ बेंगलुरु में हम लोग चला सकते हैं प्रथम स्वदेशी जो मानव रहित है। तो कहाँ? बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व, देखो मौद्रिक नीति निर्धारित करनी होती है ना, तो रेपो दर देखते हैं, रेपुटेशन देखते हैं। किसी के रेपुटेशन देखोगे कि इसकी एसेट रेपुटेशन है, उसी से अंदाजा लगा लिया जाता है कपड़ों से कि हम लोग कौन कितना अमीर है। तो हम लोग रेपुटेशन से याद रखेंगे रेपो दर देखी जाती है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बनाते समय। आगे बढ़ते हैं। द अवस्थीज ऑफ आमनगिरी। अब ये अवस्थीज कौन है? अवस्थीज ऑफ आमनगिरी बात करी जा रही है। तो इस बुक के राइटर कौन है? उपन्यासकर्ता कौन है? देवशीष, सरबजीत सिंह, चेतन भगत। अब हमको पता चल गया एस स्क्वायर है, अवस्थीज ऑफ आमनगिरी। हमें पता अवस्थीज आया और आमनगिरी, ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। हम लोग ऐसे याद करेंगे। सुभाष शर्मा जो हैं, अब यार कुछ निमोनिक तो बनाना नहीं पड़ेगा ना, ऐसे रट नहीं पाओगे, तो इसलिए बना रहा हूँ। एस स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर।
तो क्या अवस्थीज ऑफ अमनगिरी कौन है? सुभाष शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीनी पठनी, मशीन की पाठन कौन करता है? देखो स्कैनर होता है, चीज़ें स्कैन करता है, लेकिन मशीन पठनी हम लोगों को कोई चीज़ निकाल के मशीन द्वारा पढ़ी गई चीज़ों को निकाल के कौन देता है? प्रिंटर देता है। और प्रिंटर हमारा कैसा है? ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट या आउटपुट डिवाइस क्योंकि निकाल के दे रहा है। ये माउस कैसा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन कैसा है? ये भी आउटपुट डिवाइस है। ग्राफिक टेबलेट ये इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना। स्कैनर ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कैनर कैसा है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस बैंक ने भारत के माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए? देखो उधार ही देगा और एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा कौन देगा? आईएमएफ, विश्व बैंक, AIIB? नहीं, इसमें इसको नहीं देगा। हमें ये पता होना चाहिए न्यूयॉर्क में है, आईएमएफ भी न्यूयॉर्क में है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मनाली में है। नहीं सॉरी, मनाली में नहीं है, इसका फिलीपींस की कैपिटल में है। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आप समझ जाइएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को पैसे दिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता को हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? हानि कौन नहीं पहुंचाता? देखो जल भराव हो जाएगा तो वहाँ पे कोई खेती नहीं होगी। मृदा में लवण ज़्यादा मिल जाएंगे तो वहाँ पे कोई खेती नहीं होगी। मृदा क्षारीकरण होगा, मतलब मृदा घटती जाएगी तो भी कोई फायदा नहीं। उच्च मृदा धनायन, देखो पॉजिटिव चीज़ जहाँ पे आएगी वही हम लोगों के लिए फायदेमंद है। तो उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो कृषि भूमि की उर्वरता हानि नहीं पहुँचाती है। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप हांडू द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता। कुलदीप हांडू कौन है? इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला 2020 में। इसको याद करना है। हांडू पहलवानी, तैराकी, मुक्केबाजी में नहीं, हांडू को वूसू में मिला, वूसू चैंपियनशिप में इनको मिला हांडू। हांडी लेके घूम रहे हैं तो सब लोग फोड़ने के लिए तो सू कर रहे हैं, तो वूसू याद रखो कुलदीप हांडू से। आगे बात करते हैं कि निम्न में किस राज्य में कृषि संबंधित जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण पोर्टल और एकीकृत लाभार्थी सूचना। मतलब ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि फार्मर के लिए जितनी उपयोगी चीज़ें हैं उसको एक जगह समावेश कर दिया। ऐसा करने का नाटक करते हैं क्योंकि फार्मर को कोई कुछ करता नहीं है। तो ये जो आया है ये कर्नाटक में आया है, फार्मर के उपयोगों के लिए सभी को एक जगह कर दिया, जैसे ई गवर्नेंस, किसान पंजीकरण, एकीकृत लाभार्थी। ये भाई निमोनिक है, तो ये कर्नाटक में आया है, कर्नाटक राज्य में लागू हुआ है। अब हमसे पूछा गया है सूर्यधार झील। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 में एक झील का अनावरण किया था और ये जो झील थी सूर्यधार, इसमें धारी चल गई। मतलब अगर देखो कोई चीज़ लिखते हो उसमें धारी चल जाती है तो गंदा लगने लगता ना। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब उत्तराखंड के रहे भी नहीं है, अब उत्तराखंड के दूसरे सीएम बन गए। तो उत्तराखंड के सीएम जब त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे नहीं तो धारी चल गई, तो अब सूर्यधार कौन सी हो गई? उत्तराखंड में हो गई। निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? हेनरी लॉरेंस, देखो मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया चिनहट का युद्ध। जो चिनहट का युद्ध हुआ ये 1857 में हुआ। देखो ये नया क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, मोस्टली लोग नहीं कर पाए होंगे। तो अहमदुल्ला शाह ने लॉरेंस को हेनरी एक चैनल आता था वो चिढ़ता बहुत था, तो चिनहट हेनरी से याद रखो। अहमदुल्ला ने हेनरी लॉरेंस वाले नेतृत्व को परास्त किया। तो चिनहट का युद्ध कब हुआ? 1857। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन, देखो भ्रम हो जाता है आंखों से, तो भ्रामरांबा जो वो है भ्रामरांबा मंदिर, तो ये कहाँ पे हुआ? भ्रामरांबा मंदिर जो है ये हम लोगों का पहुँचाया गया है सॉरी आंध्र प्रदेश में। तो भ्रामरांबा मंदिर कब आया? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन कब आया? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन आया ये हम लोगों का आंध्र प्रदेश में, क्योंकि हम लोगों को भ्रम कहाँ होता है? आंखों से। जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं हम लोगों को लगता है कुछ है, तो इससे याद करने के लिए भ्रामरांबा मतलब आंध्र प्रदेश, भ्रम आंध्र प्रदेश। ये किसका है? शिव जी का मंदिर है। कंदरिया मंदिर एक याद रखिएगा, ये भी शिव जी का मंदिर है जो खजुराहो में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस क्या है? कॉर्नवालिस एक्ट कब आया? कॉर्नवालिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पूछा गया है। तो 1857 नहीं आया क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज आया। 1723 नहीं आया। हम लोगों को कौन सी का नंबर कितना होता है? 3। तो हम लोगों को पता चल गया 1793। जहाँ हम लोग लास्ट में 3 देखेंगे आप कहोगे सर आप 1723, लेकिन नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा। 17 ये 100 के राउंड अबाउट में होगा। 1793 में कॉर्नवालिस एक्ट आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से EBDIC का पूर्ण रूप देखो, वहाँ पे UNFCCC का पूछा था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक दूसरा पूछ लिया EBCDIC, ये क्या है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाइनरी कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड, ये भी हम लोगों को लग रहा है हो सकता है। ये क्या लिखा है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिबल इंटरचेंज। तो दोस्तों यार इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा, दो, एक इलेक्ट्रॉनिक दे रहा है, एक एक्सटेंडेड दे रहा है। तो हम लोगों को इतना तो याद करना पड़ेगा, ये एक्सटेंडेड से रिलेटेड है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। अब हम लोगों को डेसिमल इंटरचेंज कोड दिया है, एक में दिया है एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डिवाइस इंटरचेंज कोड। तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कंट्रोल में चेंज कोई नहीं होता, तो इसलिए हम लोगों को होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होगा। कोडेड डेसिमल में कोड किया जाता है ना, तो याद रहेगा। तो कोई चीज़ कोडेड करी जाती है तो एकदम मतलब टिपिकल होनी चाहिए, तो इसीलिए लिखा हुआ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये हम लोगों को ऐसे यार बेसिकली याद ही करना पड़ेगा। हमने कोशिश करी नहीं होने बनाने की, बट इसमें बन नहीं पा रही है, तो आपको याद करना पड़ेगा। EBCDIC मतलब क्या होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में किए गए सक्षम बनाने के लिए एक सक्षम उद्देश्य चलाया गया था, और ये क्लीनर ईंधन को अपनाने के लिए। देखो सक्षम हम लोग तब कब होंगे जब हम लोग पर्यावरण साफ होगा, और पर्यावरण तब साफ होगा जब हम लोग ईंधन का सही ईंधन का उपयोग करेंगे। अब जैसे कोयला जला रहे हो तो पर्यावरण खराबी आएगी, तो क्लीनर ईंधन को अपनाने के लिए, क्लीनर ईंधन को बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। निम्न में से कौन सा हेलिकोबैक्टर पायरोली। तो ये देखो हम लोगों को नया नाम लग रहा है, हम लोग ऐसे आराम से याद करते हैं। हेलिकोबैक्टर पायरोली ये नया नाम है, और इसको याद करने के लिए हम लोगों को चाहिए होगी ट्रिक। तो इसके लिए क्या होगा, हेलीकॉप्टर पायरोली। हेलीकॉप्टर पायरोली, जब हेलीकॉप्टर को दूर से देखते हैं तो हम लोगों को पायरोली रोली की तरीके दिखता है, बट वो होता क्या है, जठर एक मजबूत चीज़ होती है। तो जठर शोध के लिए हेलिकोबैक्टर पायरोली का यूज़ मतलब के कारण होता है। जो जठर रोग होता है, हेलिकोबैक्टर पायरोली मतलब जठर होता है, लेकिन वो रोली के तरीके दिखता है हम लोगों को हेलीकॉप्टर ऊपर जाने पे, तो ये जठर शोध, इससे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है एक तरह से, ये मत बोलना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। निम्न में से किस अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। देखो रॉबर्ट को मिला है और मिलग्रोम को। रॉबर्ट बी विल्सन है और मिलग्रोम, जो मिलनसार होता है, जिसकी विल होती है मिलने की, तो वही अर्थशास्त्री बन सकता है जो मिले लोगों से चीने जाने। तो हम लोगों का क्या प्राप्त हुआ कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन रॉबर्ट बी विल्सन इनकी विल है मिलने की लोगों से, और मिलग्रोम। रॉबर्ट डब्ल्यू फोगल ये नहीं होगा, हमें पता है इनकी विल ही नहीं मिलने की। डगलस सीजर ना, विलियम विक्रे ना, जेम्स हैकमैन ये हैक करते हैं, तो ये तो अर्थशास्त्र मिल ही नहीं सकता। तो हमें पता चला मिलग्रोम और बी विल्सन, ये लास्ट की याद कर रहा हूँ, मिलग्रोम और विल्सन को नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र का। पहली बात तो ये कहा हुआ है बिना, लेकिन हम लोग याद सब कर लेते हैं। असम राज्य में कितनी सीटें हैं। असम राज्य में भाई मेरे 7 सीटें हैं। अभी आपको पता चला होगा न्यू CM बने थे, कौन बना, हेमंत बिश्व शर्मा असम में बने। यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम जो होते हैं बहुत मोस्टली होते हैं, यहाँ 7 राज्यसभा सीटें होती हैं। और आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि लोकसभा सीटें कितनी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। 7 राज्यसभा सीटें असम में होती हैं। असम में बिहू सतरिया डांस भी होता है, ये बहुत फेमस है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे मिला। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे मिला, ये मिला है हम लोगों के फीफा खिलाड़ी का यूज़, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का मिला है रहीम स्टर्लिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवांडस्की। सर्वश्रेष्ठ देखो लेवांडस्की जो है ना, इनका कॉम्प्लेक्स डस्की है, डस्की कॉम्प्लेक्स मतलब जो काला, लेकिन रॉबर्ट है तो अमेरिकी है, तो इनका गोरा होना चाहिए, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी बन गए। मतलब थोड़ा सा इनमें वो तो है ही, एनोमेलिटीज़ तो हैं, लेकिन ये फिर भी रॉबर्ट लेवांडस्की, ले आए डस्की को, कलर डस्की कर लिया खेलते खेलते धूप में, इसीलिए इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार मिला। इतना डस्की कलर कर लिया रॉबर्ट लेवान ने कि उनको इतना फीफा पुरुष का खिताब तक मिल गया, इन्होंने इतनी मेहनत करी। रॉबर्ट लेवांडस्की को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला। अभी जो फीफा होना है 2022 में, ये कहाँ होना है, कतर में होना है, ये भी याद रखिएगा। संविधान की निम्न किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया। ये देखो हम लोगों को पता है 4, राज्यसभा और लोकसभा में जो डिफरेंस होता है वो अनुसूची 4 में होता है। जैसे हम लोग पहली अनुसूची में क्या होता है कि हम लोगों को बात करते हैं किसी राज्य के स्थापना की, नाम चेंजमेंट की। दूसरे में क्या होता है,
मतलब जो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके मतलब जो इनकी जो इनकम होती है उस पर बात किया जाता है। तीसरी अनुसूची में क्या होता है, इनको शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंट होता है। पाँचवीं अनुसूची में क्या होता है, SC ST की बात कर रहे होते हैं। छठी अनुसूची में क्या होता है, हम लोग बात कर रहे होते हैं 4 राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, ये अलग ही इनका संविधान है। 8वें अनुसूची में हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं, भाषा की बात कर रहे हो। 7वें में समवर्ती सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा सूचियाँ। बक्सा, भाई बक्सा ये तो सभी को याद होगा, बक्सा सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं ऐसी 1-2 वीडियो लाता रहूँगा। केवल इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में आप PDF डाउनलोड करके आप अपना खुद से पढ़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार वीडियो देखें, अगर एक बार ना समझ में आए दूसरा देखें, तो आपको इससे निमोनिक मिल जाएगा, आपको ये फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।